अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप गज़ल के अशार की तशरीह किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अशार की तशरीह की हेडिंग देनी है, और ये जब आप गज़ल और नज़म की तशरीह कर रहे होंगे तो आपने अलग-अलग नहीं देनी है। आपने स्टार्ट में सिर्फ एक दफ़ा ही अशार की तशरीह की हेडिंग देनी है, और फिर नीचे अगर आप गज़ल के अशार की तशरीह कर रहे हैं तो गज़ल के अशार लिख दीजिए, और नज़म के अशार लिख रहे हैं तो नज़म के अशार लिख दीजिए। आपने दो दफ़ा हेडिंग नहीं देनी है। तो इस तरह से गज़ल के अशार की तशरीह लिखी है, और इस दफ़ा मैंने गज़ल के अशार में के को थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों की राइटिंग बड़ी होती है या कभी कभार हेडिंग ज़्यादा बड़ी आ जाती है। तो आप लोग उससे इस तरह से कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स को ऊपर नीचे करके। ये एक इस तरह से एक खूबसूरत सा स्टाइल भी बन जाएगा, और आपके वर्ड्स भी एक हेडिंग में पूरे आ जाएंगे। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पूरी लाइन के ऊपर आपने हेडिंग नहीं देनी। आपने कोशिश करना है कि जिस दरमियान में थोड़ी सी हेडिंग हो। उसके बाद आपने अगर आप फर्स्ट शेर लिख रहे हैं तो आपने पहले शेर की हेडिंग देनी है। आप जौन सा शेर लिख रहे हैं आपने उसकी हेडिंग देनी है। मैंने यहाँ पर इस तरह से नंबर 1 की हेडिंग दी है। आप चाहें तो आप साइड पर सादे तरीके से भी दे सकते हैं, और मैंने ब्लैक कट मार्कर यूज़ किया है, 604 यूज़ किया है। आप चाहें तो आप सादा मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप नीला कट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर गज़ल का इशार लिखा है। गज़ल के इशार में भी मैंने वही किया है, थोड़े वर्ड छोटे कर लिए हैं और इस तरह से थोड़े स्टाइल में लिखा है। आप लोग देख सकते हैं। अगर अशार थोड़े बड़े हों तो आप लोग इस तरह से लिखिए। इसमें अशार दरमियान में थोड़ी जगह दरमियान में बिल्कुल रहेंगे, और पूरी लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप अशार को ना तो साइड पर लिखें और ना ही पूरी लाइन पर लिखें। आपने कोशिश करनी है कि आप शेर को बिल्कुल दरमियान में लिखें। उसके बाद मैंने शायर का नाम और मफ़हूम और तशरीह की हेडिंग दी है। तो गज़ल में चूँकि आप शायर का नाम लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर शायर का नाम लिखा है मीर तकी मीर का। और उसके बाद मफ़हूम की बात है, तो मफ़हूम अगर तो आप 9th-10th में हैं तो आप लोग मफ़हूम 2 to 3 लाइंस का लिखें, इतना बहुत है। और अगर आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो आप लोग 3 से 4 लाइंस का लिखें। देखिए, मफ़हूम का बेसिकली मतलब ये है कि आपने ज़्यादा लाइंस नहीं लिखनी, ना ही फ़िज़ूल बातें लिखनी है। आपने जस्ट कोशिश करनी है कि शेर में जो दोनों लाइंस हैं, शेर के हर एक मिसरे की आप एक एक लाइन में तशरीह कर दें। बेसिकली उसका आप मेन मतलब बता दें कि इस मिसरे का मतलब क्या है। तो ये 2 to 3 लाइंस आपकी बहुत हैं। उसके बाद तशरीह की बारी आती है। तो तशरीह में आपने कोशिश करनी है कि आप सबसे पहले तो जो शायर है उसका थोड़ा सा हवाला दे दें, उसके बारे में कुछ बातें लिख दें, मेन बातें। तो इससे एक तो आपकी तशरीह की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरा एग्ज़ामिनर इम्प्रेस होगा कि आपने शायर के बारे में भी पहले बताया हुआ है। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, ये बहुत याद रखें, आपने सबसे मेन बात ही ये है, अगर आपसे पेपर में गलती हो जाती है, ना आपने रिमूवर यूज़ करना है, ना आपने वाइटनर यूज़ करना है। और बहुत से बच्चे ये काम करते हैं कि वो लाइन्स ऊपर लगा देते हैं, तो इससे काम बहुत गंदा लगता है। आपसे कोई गलती हुई है, आपने साइड पे छोटी ब्रैकेट्स लगाकर ऊपर छोटा क्रॉस लगा देना है। आपने जस्ट इस तरह से करना है, आपका काम भी इस तरह से गंदा नहीं लगेगा। और तशरीह अगर तो आप 9th-10th में हैं तो आपने तशरीह एक पेज के लिए बहुत है आपको, और साथ में एक शेर। और अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो आपने कोशिश करनी है कि 1.5 पेज की तो आपकी तशरीह हो। और आपने कोशिश करनी है कि अगर आप 2 शेर ऐड करें, लेकिन अगर आप 2 शेर ऐड नहीं कर सकते, 2 अशार नहीं ऐड कर सकते, तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम एक शेर तो आप ऐड ज़रूर करें। उसके बाद मैंने अंडरलाइन किया है, आपने अंडरलाइन सबसे लास्ट पे करना है। और अंडरलाइन को मैंने जो मेन हेडिंग्स हैं उन्हें मैंने 605 मार्कर से अंडरलाइन किया है, और वो डबल कट मार्कर है। अगर आप लोगों को वो नहीं कट करना आता तो आप लोग मुझे बता सकते हैं।
اس کے بعد میں نے شاعر کا نام اور مفہوم اور تشریح کو بھی انڈر لائن کیا ہے، تو انہیں میں نے 604 مارکر سے انڈر لائن کیا ہے اور انہیں میں نے بریک انڈر لائن کیا ہے۔ یہ ہماری مین ہیڈنگس ہی ہیں، تو ان کے لیے اسی طرح کی انڈر لائننگ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے تشریح کمپلیٹ کر لینی ہے، آپ نے ایک اینڈنگ لائن لگانی ہے، اور یہ اینڈنگ لائن آپ نے ہر شعر کے بعد نہیں لگانی، جب آپ غزل کے اشعار کمپلیٹ کر لیں تب آپ نے اینڈنگ لائن لگانی ہے۔